हेलो फ्रेंड, हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 9 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, राइट। अब पहले से हम रफली समझ लेते हैं, फिर हम इसे रीड कर लेंगे, राइट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर किसी एसेट की वैल्यू में कोई चेंज होता है खरीदने के बाद, तो आप उस वैल्यू को तभी कंसिडर करेंगे जब वो बहुत मटीरियल चेंज है और उसके इम्पैक्ट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा सही पोजीशन दिखा सकते हैं, यानी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ज़्यादा सही पोजीशन को शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक असेट्स खरीदी। आज से मान असेट मतलब बिल्डिंग। लेट सपोज आपने कोई बिल्डिंग परचेज की थी 10 साल पहले। हम 10 साल पहले की बात करते हैं। उस टाइम उस बिल्डिंग की वैल्यू थी, मान लेते हैं 10 करोड़। तो आपने कॉस्ट अप्रोच पढ़ा था, अभी कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप हमेशा जो असेट की वैल्यू है वो कॉस्ट पे दिखाते हैं, यानी जिस वैल्यू पे आपने खरीदी है आप उसी वैल्यू पे शो करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, राइट। आपने पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब मान लेते हैं आज 10 साल बाद इस असेट की वैल्यू जो आपने 10 करोड़ में खरीदी थी आज 30 करोड़ हो जाती है। वैल्यू क्यों बढ़ गई? ड्यू टू इन्फ्लेशन, डिमांड सप्लाई के गैप के अकॉर्डिंग वैल्यू बढ़ जाती है चीज़ों की, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो जाती हैं, राइट। तो आज इसकी वैल्यू, करंट वैल्यू 30 करोड़ है। आज अब अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब लायबिलिटी और असेट, या असेट और लायबिलिटी को शो करने वाली जो स्टेटमेंट होती है हम उसे अकाउंट में बैलेंस शीट बोलते हैं। ये हम आगे जाके डीप में और समझेंगे जब इसका पूरा फॉर्मेट आएगा, पर अभी भी इतना समझ लें, एक बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, एक विवरण होता है जिसमें आप अपनी असेट्स और लायबिलिटी को मेंशन करते हैं कि आपके बिजनेस की कितनी असेट है और कितनी लायबिलिटी है। असेट मतलब जो फ्यूचर में आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी, मॉनेटरी बेनिफिट्स देंगी, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, इट्स डेटर्स। और लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू पे, जो आपको पेमेंट करना है। तो आप इस एसेट की वैल्यू अपनी बुक्स में 10 करोड़ ही दिखाएंगे, ठीक, बिल्डिंग की वैल्यू एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, पर एक्चुअल में तो इसकी वैल्यू आज 30 करोड़ है, राइट। तो यानी जो बैलेंस शीट है वो सही वैल्यू नहीं दिखा रही है, यानी आप मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं जो बैलेंस शीट बनाते हैं। कोई कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो ये बोलते हैं कि कॉस्ट पे दिखाओगे, राइट। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं कि अगर आप इसे 30 करोड़ पे दिखाओगे तो 20 करोड़ की वैल्यू रियलाइज थोड़ी हो रही है, वसूल थोड़ी होगी जो आप वैल्यू बढ़ा रहे हो, राइट। तो अगर आप केवल इतना ही दिखाते हो 10 करोड़ असेट और कैपिटल, कैपिटल जो ऑनर लगाता है, ऑनर नहीं लगाई होगी बिल्डिंग खरीद के 10 करोड़, तो हमने पढ़ा था ऑनर जो पैसे देता है बिजनेस को उसे कैपिटल बोलते हैं। तो दोनों साइड का टोटल इक्वल होगा। असेट हमारी बिल्डिंग की वैल्यू है 10 करोड़, ऑनर ने दिए थे पैसे, लाइबिलिटी है। कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है क्योंकि बिजनेस को उसे लौटाना होता है बिजनेसमैन को, राइट। पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलता है कि अगर असेट की वैल्यू में बहुत ड्रास्टिकली चेंज है, बहुत मटेरियल चेंज है, और अगर आप उसे कॉस्ट पे दिखाते रहोगे तो एक्चुअल पिक्चर शो नहीं हो पाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो आप क्या करो, असेट की वैल्यू को 30 करोड़ पे दिखा सकते हो रीवैल्यूशन करके। रीवैल्यू मतलब आप असेट की वैल्यू को रीवैल्यूट कर सकते हो, रीकैलकुलेट कर सकते हो, एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हो, और आप 20 करोड़ से अपनी असेट की वैल्यू को रीवैल्यूट कर सकते हो। तो अब असेट की वैल्यू आप कितने दिखाएंगे बुक्स में? 30 करोड़, राइट। पर कैपिटल तो वही रहेगी 10 करोड़। कोई ऑनर ने थोड़ी अलग से 20 करोड़ पे लगाए, ये रियलाइज थोड़ी हुए। तो इस 20 करोड़ को आप रीवैल्यूशन प्रॉफिट बोल सकते हैं, रीवैल्यूशन प्रॉफिट। पर सर प्रॉफिट का मतलब तो वो होता है जो हमें रियलाइज्ड होता है, एक्चुअल टर्म में हमें मिलेगा, राइट। तो हम इसके आगे एक वर्ड लगाते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी लिख सकते हैं आप इसको, राइट। ये एक्चुअल में रियलाइज तो नहीं होगा पर आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। एक तरह से लैंड की वैल्यू बढ़ी है तो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ी है तो वो प्रॉफिट माना जाएगा, पर ये अनरियलाइज प्रॉफिट कहलाएगा जो कि रियलाइज नहीं होता है। तो ये होता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम किसी एसेट की वैल्यू को कॉस्ट पे दिखाएंगे वैसे तो, पर कोई मटेरियल चेंज होता है, कोई बहुत ड्रास्टिकली चेंज आता है वैल्यू में, तो अकाउंटेंट चाहे तो बुक कीपर चाहे तो रिवैल्यूट कर सकता है एसेट को, और जो प्रॉफिट हो रहा है अनरियलाइज प्रॉफिट, उसे अनरियलाइज प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम से शो कर सकता है ताकि ट्रू पिक्चर निकल के आ जाए, राइट। अब हम पढ़ लेते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इट क्लोजली फॉलो द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करता है, यानी जो रियलाइज ही नहीं होगा प्रॉफिट उसे शो नहीं किया जाएगा।
एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइज इट। अगर असेट की वैल्यू रियलाइज होगी, वसूल होगी, तभी आप उसे मार्केट वैल्यू पे लिख सकते हैं। व्हेन एन असेट इज रिकॉर्डेड एट अ हिस्टोरिकल कॉस्ट ₹6 लाख, मान लेते हैं कोई असेट आपने खरीदी थी, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू थी 6 लाख रुपए, एंड इवन इफ इट्स करंट कॉस्ट मतलब अगर आप मार्केट में आज बेचने जाएं तो शायद आपको 20 लाख रुपए मिल सकते हैं, तो उसकी करंट कॉस्ट है 20 लाख। सच चेंज इज नॉट काउंटेड इन चेंजेस, यानी 14 लाख रुपए का जो चेंज हुआ उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा अनलेस देयर इज सर्टेनिटी, जब तक ये बिल्कुल कंफर्म ना हो जाए दैट सच चेंज विल मटेरियलाइज ऑन परमानेंट बेसिस, कि ये परमानेंट बेसिस पे चेंज हुआ है, यानी कि कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो उस वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते। अगर कोई मटेरियल चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा है और परमानेंट बेसिस पे है, तो आप उसे रिवैल्यूट कर सकते हो, अपनी एसेट की वैल्यू को रिवाइज कर सकते हो। हाउएवर अकाउंटेंट फॉलो अ मोर कंजर्वेटिव पाथ, अकाउंटेंट बहुत कंजर्वेटिव पाथ अपनाता है, यानी लॉसेस को तो हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे आप, उसके अकॉर्डिंग अकाउंट ही बोलते हैं कि लॉसेस को तो आप रिकॉर्ड करो, पर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को अभी रिकॉर्ड मत करो, वो जब होगा एक्चुअल में तभी रिकॉर्ड करना चाहिए। लॉस को पहले से अज्यूम करके चलो, आपको लग रहा है कि अगर आपके कोर्ट में कोई केस चल रहा है और अगर आप हार गए तो आपको 10 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं, तो आप उसका पैसे का अरेंजमेंट अभी से करना स्टार्ट कर दो ताकि जोर का झटका धीरे से लगे। तो अकाउंटिंग ये बोलती है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, प्रोबेबल शायद हो सकता है, तो आप उस लॉस को रिकॉर्ड करके चलो, पर गेन को रिकॉर्ड मत करो। गेन यानी प्रॉफिट जब एक्चुअल में होगा तभी उसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। दे ट्राई टू कवर ऑल प्रोबेबल लॉसेस, सारे लॉसेस को कवर करना चाहिए, बट डू नॉट काउंट एनी प्रोबेबल गेन, पर जो गेन हो सकता है उसे काउंट नहीं करना चाहिए। दैट इज टू से, कहने का क्या मतलब है, इफ अकाउंटेंट एंटिसिपेट डिक्रीज इन वैल्यू, अगर एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हो रही है, दे काउंटेड, वो उसे कंसिडर कर सकता है, बट इफ देर इज इंक्रीज इन वैल्यू, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है, दे इग्नोर इट, वो उन्हें उसे इग्नोर करना चाहिए, इफ इट अंटिल इट इज रियलाइज, जब तक कि वो वसूल ना हो जाए। इकोनॉमिक्स आर हाईली क्रिटिकल अबाउट द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स इसकी क्रिटिसिज्म करते हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू देम दिस कॉन्सेप्ट क्रिएट वैल्यू डिस्टॉर्शन, ये वैल्यू डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है एंड मेक अकाउंटिंग मीनिंगलेस, और अकाउंटिंग मीनिंगलेस हो जाती है, क्योंकि ये कहता है कि जिस वैल्यू को आप रियलाइज ही नहीं कर पाते उसे लिखो ही मत। पर प्रैक्टिकली अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ट्रू पिक्चर शो नहीं हो पाएगी। तो मॉडर्न एरा में, आज के टाइम में, अकाउंटेंट रीवैल्यूट कर सकता है असेट की वैल्यू को। For example, Mr. A purchased a piece of land on 1st January 2000, paying ₹20,000. आपने लैंड का टुकड़ा खरीदा, एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, 2000 ईयर की बात है, 2000, 20,000 रुपये में। इट करंट मार्केट वैल्यू इज ₹25,20,000, करंट मार्केट वैल्यू 25,20,000 ऑन 31 दिसंबर। शुड द अकाउंटेंट शो द लैंड एट ₹20,000, क्या 20,000 पे ही दिखाएगा वो? फॉलोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट को अगर कॉस्ट फॉलो करेंगे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, सारी एसेट को कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाएगा, मार्केट वैल्यू और करंट प्राइस पे नहीं दिखाया जाएगा, एंड इग्नोरिंग 25 लाख को इग्नोर कर देंगे। पर 20,000 में खरीदी थी एसेट तो 20,000 में दिखाएंगे, आज उसकी वैल्यू अगर 25 लाख 20,000 हो गई, पर अब 25 लाख को इग्नोर कर देंगे। वैल्यू इंक्रीज सिंस इट इज़ नॉट रियलाइज, पर हम 25 लाख को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये पैसा वसूल नहीं होगा। इफ़ ही डज, अगर वो ऐसा करते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन ऐसे शो होगी, फाइनेंशियल पोजीशन में तो असेट और लाइबिलिटी, लैंड की वैल्यू 20,000 और उन्होंने पैसे लगाए थे 20,000। नाउअडेज, इन दिनों, द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट हैज़ बिकम अ वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, आज का रिवैल्यूएशन बहुत एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर परमानेंट चेंज है, बहुत ड्रास्टिकली चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है असेट की वैल्यू में, परमानेंट बेसिस पे आ रहा है, तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। व्हेन द चेंज इन वैल्यू ऑफ परमानेंट नेचर, अकाउंटेंट एडजस्ट सच वैल्यू चेंजेस, जैसे अब लैंड दिखाएंगे 25 लाख 20,000 पे, कैपिटल तो वही है 20 जो ऑनर है, अनरियलाइज गेन वर्ड लिख देंगे या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख देंगे 25 लाख का। अनरियलाइज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वसूल नहीं होगा पैसा 25 लाख रुपये, और इस ये जो प्रॉफिट हुआ है ये कागजों में ही रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट तो है नहीं, कोई वसूल नहीं हुआ तो एक्चुअल प्रॉफिट तो है नहीं। हाँ, फ्यूचर में किसी एसेट का कोई लॉस होता है तो इस प्रॉफिट से उस लॉस को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो बाद में जाके वैल्यू कम होती है किसी एसेट की, तो इस प्रॉफिट से आप उस एसेट के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। इसे किसी को पेमेंट पर्पज़ के काम में तो लिया नहीं जा सकता, क्योंकि एक्चुअल में अनरियलाइज गेन है, वसूल नहीं होगा।
दस द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट गिव द वैल्यूएशन क्राइटेरिया। एक तरह से आपको वैल्यूएशन क्राइटेरिया देते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि असेट और लायबिलिटी बिजनेस अनंत काल तक चलेगा, इससे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होती है बैलेंस शीट, तभी आप अपनी असेट और लायबिलिटी को शो करते हैं। अगर आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि कल ही मैं बिजनेस बंद कर दूंगा तो असेट लायबिलिटी शो करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप सारी असेट बेचेंगे और लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। इसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, जो ये कहता है कि बिजनेस अनंत काल तक चलेगा, बिजनेस का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि सारी असेट और लायबिलिटी, सारी असेट्स को आप कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट वैल्यू नहीं देखी जाएगी। और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़ा कि अगर असेट की वैल्यू में कोई चेंज होता है, ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो रियलाइज नहीं होता है। ऑल्दो उसका एक एक्सेप्शन है, अगर परमानेंट बेसिस पे चेंजेस होता है, मटेरियल नेचर्स का चेंज, मटेरियल एंड इंपॉर्टेंट नेचर का चेंज होता है, तो आज के टाइम में अकाउंटेंट रीवैल्यूएशन कर सकता है और जो रीवैल्यूएट करने पे जो प्रॉफिट हुआ उसे अनरियलाइज गेन के नाम से शो कर सकता है। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, राइट, ये आगे जाके बहुत काम आता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, जैसे मान लेते हैं मैं ये पेन बेचता हूँ, मेरा काम है पेन बेचने का, और इस पेन की प्राइस है ₹20, लेट सपोज 20 रुपये का ये पेन है। आप मेरे पास आते हैं शॉप पे, आप मुझे 20 रुपये पे कर देते हैं, राइट, यू ऑलरेडी पेड ₹20 टू मी, आपने 20 रुपये मुझे दे दिए हैं ऑलरेडी। पर आपने बोला है कि सर मैं मार्कर की डिलीवरी 10 दिन बाद लेने आऊँगा, आफ्टर 10 डेज आई विल टेक द डिलीवरी, 10 दिन बाद मैं डिलीवरी लूँगा। तो क्वेश्चन उठता है, आज आपने मुझे एडवांस दिया, आज क्या डेट है, 20 अगस्त, राइट, सॉरी जुलाई, 20 जुलाई 2026, राइट, और मैं आपको डिलीवरी दूंगा 30 जुलाई 2026 को। अब क्वेश्चन उठता है, मैं ये जो मुझे 20 रुपये मिले हैं मुझे आज, ये क्या मेरी रेवेन्यू है, सेल मानी जाएगी? क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, क्या मैं इसे आज ही प्रॉफिट मान लूँ, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सेल तभी मानी जाएगी जब रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ आपने कस्टमर को ट्रांसफ़र कर दी हो। रिस्क मतलब कल को अगर ये पेन खो जाता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आपको दोबारा पैसे देने होंगे इस पेन को खरीदने के लिए, और रिवॉर्ड मतलब इसका बेनिफिट भी आप यूज़ करेंगे। पर अभी तक मैंने आपको डिलीवरी तो दी ही नहीं है, डिलीवरी तो मैं 10 दिन बाद दूंगा, तो रिस्क कब ट्रांसफ़र होगा, 10 दिन बाद, और रिवॉर्ड मतलब इसका यूज़ कब लेना शुरू करेगा कस्टमर, 10 दिन बाद। तो अभी बहुत ही जो चीज़ें हैं पेंडिंग है, तो ये 20 रुपये अभी इनकम नहीं माना जाएगा, ये मेरे लिए एडवांस माना जाएगा कि मैंने किसी से एडवांस पैसा लिया है अपनी, ठीक है, और ये मेरे ऊपर लायबिलिटी रहेगा जब तक मैं अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर देता हूँ। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट मतलब रेवेन्यू को कब पहचानेंगे, कब मानेंगे कि आपको इनकम हुई है, जब आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ कस्टमर को ट्रांसफ़र कर दिया हो। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं किया है, कस्टमर को अपनी ऑनरशिप नहीं दी है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो वो लायबिलिटी माना जाएगा पैसा, जब तक कि आप रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं कर देते हैं। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू यानी सेल और इनकम इज डीम्ड टू बी रियलाइज उसी समय मानी जाएगी व्हेन द टाइटल यानी ऑनरशिप ऑफ द गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर टू द परचेजर। जब आप ऑनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनरशिप ट्रांसफ़र का मतलब है रिस्क एंड रिवॉर्ड हम दोनों कस्टमर को ट्रांसफ़र करते हैं कि कल को जिम्मेदारी भी तुम्हारी, अगर पेन खो गया खरीदने के बाद तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम दोबारा नया पेन नहीं देंगे, और आप इसका रिवॉर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। एंड व्हेन ही हैज़ लीगली बिकम लायबल टू पे द अमाउंट, जब आपको ये अमाउंट पे करना होता है, राइट। जब कस्टमर पैसा देने के लिए लायबल हो जाता है और हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ही हम मानते हैं कि हमें इनकम हुई है, सेल हुई है। इट इज़ नोटेड हेयर दैट रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज नॉट रिलेटेड टू द रिसिट ऑफ कैश। ज़रूरी नहीं पैसा तो बाद में मिल सकता है, हम उधार सामान भी तो बेच सकते हैं, कैश का मिलना ज़रूरी नहीं है, राइट। कैश पहले भी मिल सकता है, सामान बेचने से पहले, एडवांस जिसे आप बोलते हैं, और बेचने के बाद भी मिल सकता है, उधार भी दे सकते हैं आप, राइट। तो कैश कब मिल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, मेन मोटिव है कि आपने ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र की है अपने गुड्स की और सर्विस की। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ ट्रांसफ़र आपने किए हैं कस्टमर को। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ सेल वर मेड ऑन 15 अप्रैल, आपने सामान तो 15 अप्रैल को बेचा था, एंड रिसीव हुआ है कैश 15 जुलाई को, रेवेन्यू विल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्न ऑन 15 अप्रैल। ऑब्वियसली सेल माना जाएगा 15 अप्रैल को ही हो गई थी, भले पैसा आपको 2 महीने बाद मिला, पर सेल अप्रैल में रिकॉर्ड की जाएगी, बिकॉज द ऑनरशिप ऑफ गुड्स वॉज ट्रांसफर ऑन दैट डेट, क्योंकि ऑनरशिप आपने उसी दिन ट्रांसफ़र कर दी थी। क्लियर? नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, अब इसको पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जहाँ पे मिस्टर ए एक अकाउंटेंट है, इसका काम है अकाउंटिंग करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। अब एक्स लिमिटेड में कल्चर है कि हमेशा महीने की 5 तारीख को एक तो सामान खरीदा जाता है,
एक 20 तारीख को सामान खरीदा जाता है और एक 25 तारीख को सामान खरीदा जाता है। ये कल्चर है उस कंपनी में, मतलब कस्टम बना कि बहुत ही जब से इन्हें जॉब ज्वाइन की कभी भी ऐसा नहीं हो कि इन 3 डेट के अलावा कभी सामान खरीदा गया। सामान हमेशा 5 तारीख को, 20 तारीख को और 25 तारीख को खरीदा जाता है। बिल आता है, जब आप सामान खरीदते हैं तो आपको बिल मिलता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, इनवॉइस बोलते हैं, इनवॉइस या बिल, राइट। और आपने पढ़ चुके हैं कि आप अकाउंट्स में सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड होती हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे होती हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जिसके बेस पे साबित होता है कि कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी पैसा आया है गया है ड्यूरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, या तो इमीडिएटली गया है पैसा या फ्यूचर में जाएगा, या इमीडिएटली पैसा आया है फ्यूचर में आएगा। उन डॉक्यूमेंट्स को हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और कोई भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंट में सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे ही रिकॉर्ड होता है। जैसे कोई इन्वॉइस हो गया, जब भाई आपने कोई सामान खरीदा तो बिल होगा ना आपके पास, तो इन्वॉइस एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, बिल हो गया। चालान, किसी को चालान के थ्रू पेमेंट किया है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगा जिसमें शो हो जाएगा कि इस आदमी यहाँ से पैसा यहाँ गया है, राइट। सैलरी दी है तो सैलरी स्लिप होगी। तो प्रॉपर्टी खरीदती है तो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट होंगे, जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रजिस्ट्री करानी होती है, राइट। तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे ही कोई ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होता है, या पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे आप रिवाइज कर रहे हैं, राइट। अब मान लेते हैं अभी चल रहा है जुलाई और 20 तारीख को इस बार परचेज़ नहीं हुई। परचेज़ मैनेजर को लगा कि स्टॉक फुल है, गोडाउन में काफ़ी स्टॉक है, तो हमें 20 तारीख को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पर मिस्टर ए ने क्या सोचा, बिना परचेज़ मैनेजर से बात किए, बिना कोई रिकॉर्ड देखे अज्यूम कर लिया कि 20 तारीख को सामान खरीदा गया होगा और इसने अकाउंट्स में एंट्री कर दिया। यानी क्या हो गया, इससे खर्चे बढ़ गए। इसने परचेज़ दिखा दिया कि हमने परचेज़ की है, परचेज़ करने से खर्चे बढ़ गए, इसने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया अकाउंट में, जबकि एक्चुअल में तो परचेज़ हुई नहीं है, राइट। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, कभी भी अकाउंटेंट को बायस्ड नहीं होना चाहिए, अपना माइंड लगाना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही होगा, ज़रूरी नहीं है। जैसे इस बार 20 तारीख को परचेज़ हुई नहीं, पर उसने तो अज्यूम कर लिया कि परचेज़ हुई है। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब भी अकाउंटिंग करोगे, आप हमेशा हर बार अपने माइंड को यूज़ करोगे, अपने रूल्स रेगुलेशन को अडॉप्ट करोगे, उसी के थ्रू अकाउंटिंग करोगे। आप बायस नहीं हो जाओगे कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। As per this concept, accounting transaction should be recorded in an objective और true manner. सही तरीके से रिकॉर्ड होंगे accounting transaction, that is free from the personal bias. आपका personal bias मतलब assumption पे बेस नहीं होना चाहिए। biasness मतलब assume कर लेना कि ऐसा होता है तो ऐसे होगा। of either management और accountant who prepared the account. आपको bias नहीं होना चाहिए किसी भी बेस पे। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, ऐसा तभी होगा, आप ऐसा बच सकते हैं। ईच ट्रांजेक्शन सपोर्टेड बाय वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, हर ट्रांजेक्शन की वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, वाउचर चेक कीजिए, जैसे कैश मेमो, जिससे साबित होता होगा पैसा गया। मेमो मतलब कोई याददाश्त के तौर पे आप कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं जिससे पैसा आता है जाता है, उसे कैश मेमो बोलते हैं। इनवॉइस कोई बिल हो सकता है, सेल्स बिल्स हो सकता है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये होता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कि अकाउंटिंग करते समय हमेशा अकाउंटेंट को अपना माइंड यूज़ करना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए किसी भी बायसनेस से, राइट। नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं सर? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो मटेरियल आइटम होते हैं, जो मटेरियल मतलब जो इंपॉर्टेंट नेचर के आइटम होते हैं, राइट, या ट्रांजैक्शन होते हैं, इनकी डिटेल आपको अपने स्टेक होल्डर को देनी चाहिए, ताकि वो आपकी कंपनी के बारे में डिसीजन ले सके कि वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएं, कंटिन्यू करें या निकल के चले जाएं। यानी ईच एंड एवरी मटेरियल आइटम, जो इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं, जो शेयर होल्डर के डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी कंपनी में पैसा लगाए या ना लगाए, आप उन चीज़ों को डिस्क्लोज करेंगे, आप उन्हें छुपाएंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसमें चाय का बिल लास्ट ईयर आया था 10,000 रुपये का, इस बार चाय का बिल आया है 12,000 रुपये का। तो क्या ये बात हमें अपनी शेयर होल्डर को बताने की ज़रूरत है? नहीं सर, ये कोई मटेरियल आइटम थोड़ी है। चाय तो पिलाई जाएगी और थोड़े एम्प्लॉय बढ़ गए होंगे, इससे बिल थोड़ा सा महंगा हो गया, तो ये कोई मटेरियल आइटम नहीं है। इससे शेयर होल्डर के डिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो आपकी कंपनी पैसा निकाले या लगाए या निकाल के ले जाए। हाँ, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, इसकी 3 ब्रांचेज़ हैं, ठीक है, ए बी सी, 3 शहरों में 3 ब्रांचेज़ हैं। ए ब्रांच में आग लग जाती है, काफ़ी बड़ी आग लगती है और इससे कंपनी को 20 करोड़ का नुकसान होता है।
अगर ये इन्फॉर्मेशन कंपनी बताती है अपने शेयर होल्डर को, पब्लिक को, ऑब्वियसली तो उसके लिए नेगेटिव न्यूज़ है, प्रॉफिट्स कम होगा, तो कुछ लोग हो सकता है पैसे निकाल के चले जाएं, उस कंपनी से अलग हो जाएं शेयर होल्डर, राइट। तो क्या ये न्यूज़ छुपानी चाहिए कंपनी को? नहीं, ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, भले ही आपके शेयर पे नेगेटिव इफेक्ट जाए, पर ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो भी मटेरियल आइटम है, जो भी मटेरियल इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं कंपनी में, आपको बतानी चाहिए अपने शेयर होल्डर को, ताकि वो डिसीजन ले सकें कि आपकी कंपनी में पैसा लगाएं या ना लगाएं। एक और जैसे एक्स लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है टाटा कंपनी से, और उस कॉन्ट्रैक्ट से 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा 4 महीने बाद। मिल चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कन्फर्म में मिल चुका है, काम शुरू होना बाकी है बस, राइट। तो फिर ये मटेरियल आइटम है ना, क्योंकि 10 करोड़ एक बड़ी रकम है, तो आप इसे डिस्क्लोज करेंगे और ये आपकी कंपनी के लिए बेनिफिट में। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि चाहे वो बताने से आपकी कंपनी में नेगेटिविटी बढ़े या आपको कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, पर वो चीज़ें आपको बतानी होंगी जो मटेरियल नेचर की हैं। अब हम पढ़ लेते हैं। As per this concept, all the transaction and event which are relevant, जो कि ज़रूरी हैं, shall be disclosed, उन्हें दिखाया जाएगा in the books of account and the financial statements में। The user of financial statement must be aware of all relevant event, उन्हें जो भी relevant चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, पता होनी चाहिए, and transaction to understand the real position of the business, ताकि वो business की real position को पता कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, द लीगल सूट फाइल अगेंस्ट अ कंपनी, अगर कंपनी के खिलाफ कोई सूट फाइल हुआ है, सूट मतलब केस फाइल हुआ है कोर्ट में, फॉर वायलेशन ऑफ कॉपीराइट, वायलेशन मतलब कोई उल्लंघन किया है, कॉपीराइट मतलब आपने किसी दूसरे की एज इट इज चीज़ को कॉपी कर लिया। कॉपीराइट्स वर्ड का किस पे आता है? जनरली म्यूजिक पे, फिल्म्स पे, बुक्स पे आता है। जैसे मान लीजिए आपको मूवी बनानी है, ठीक है, कुछ कुछ होता है, तो आपको धर्मा प्रोडक्शन से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि स्टोरी का कॉपीराइट लेना होता है। आपको हैरी पॉटर बुक लिखनी है, तो आप अपने पूरी बुक को एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते, और कॉपी कर रहे हैं तो पहले आपको जेके रोलिंग पब्लिशिंग कंपनी से परमिशन लेनी होगी, राइट। तो ये होता है कॉपीराइट। अगर आप किसी की चीज़ को एज इट इज कॉपी कर रहे हैं तो पहले आपको परमिशन लेनी होगी, अगर वो आपको अलाउ करता है तभी आप उसकी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, पर अगर आपको अलाउ नहीं किया गया है फिर भी आप कॉपी कर रहे हैं तो वो वायलेशन माना जाता है, आपने उल्लंघन किया है, कानून तोड़ा है। शैल बी डिस्क्लोज, तो आपकी कंपनी पे सूट फाइल किया है किसने कि आपने उसकी कोई कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, कोई कॉपी की है उसकी चीज़ को, तो एक इम्पॉर्टेंट आइटम है, आपको इसे डिस्क्लोज करना चाहिए एज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दो इट कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेट। भले अभी ये नहीं, आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते मनी में कि अभी कितना कंपनसेशन देना होगा, अभी तो कोर्ट में केस पेंडिंग है, जज बताएगा कि अगर आप हारते हैं तो आपको सामने वाली पार्टी को कितना कंपनसेशन देना है, फिर भी आप इसे आप बताएंगे अपने स्टेक होल्डर को कि भैया ये केस हमारी कंपनी पे चल रहा है। तो ये होता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, जो ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं आप, जो ये बोलते हैं कि मटेरियल आइटम जो होते हैं वो आपको बताने चाहिए अपने स्टेक होल्डर्स को। लास्ट कॉन्सेप्ट, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म कॉन्सेप्ट, ये भी समझ लेते हैं पहले। 25 मार्च, सपोज आज 25 मार्च है, राइट, 2025, और आपके पास एक ज़मीन है बिजनेस में, लैंड, एक ज़मीन थी जिसकी वैल्यू थी 10 करोड़। आपने ये 10 करोड़ की चीज़ बेच दी 12 करोड़ में मिस्टर बी को, राइट। सेल एग्रीमेंट बन गया, डीड से एग्रीमेंट हो गया, साइन हो गए, उसने आपको पैसे भी दे दिए 12 करोड़, तो आपको 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। 10 में खरीदी थी, 12 करोड़ में आपने बेची है बिजनेस की ज़मीन, राइट। अब 31 मार्च को हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हम असेट और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं कि हम असेट कितनी है व लाइबिलिटी कितनी है। पर इस लैंड की जो वैल्यू है 25 तारीख को जो आपने बेची थी, इसकी रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। रजिस्ट्री समझते हैं आप कि जब आप अपनी बिल्डिंग और लैंड किसी को बेचते हैं तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में कागज़ों में नाम चेंज होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, नगर निगम में नाम चेंज होता है। अब बी का नाम आएगा, आप पहले आपके नाम थी प्रॉपर्टी, लेट सपोज ए के नाम थी, अब बी के नाम होगी। पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अभी हॉलीडे चल रहे हैं, छुट्टी चल रही है, या फिर जो ऑफिसर आना चाहिए वो लीव्स पर है, तो अभी रजिस्ट्री पेंडिंग है। हाँ, बाकी सब हो गया, दोनों पार्टी ने अपना काम कर दिया, ए ने चाबी दे दी, बी को डॉक्यूमेंट दे दिए, और बी ने सारा पैसा भी दिया, दोनों पार्टीज़ ने अपना काम कर दिया है, पर अभी लीगल फॉर्मेलिटी पेंडिंग है। कोई लीगल फॉर्मेलिटी पेंडिंग है ना, लीगल अभी रजिस्ट्री नहीं हुई, राइट। तो 31 मार्च आ गई, अब बैलेंस शीट बनाने की डेट आ गई। अब क्वेश्चन उठता है, ये एसेट लैंड जो है लीगली तो मेरे नाम है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में,
पर मैं तो बेच चुका हूँ। क्वेश्चन उठता है मैं इसे अपनी बुक्स में असेट दिखाऊंगा या बी अपनी बुक्स में असेट दिखाएगा। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि कोई लीगल फॉर्मेलिटी पेंडिंग है, बस बाकी दोनों पार्टीज़ ने अपना काम कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर दोनों पार्टीज़ अपना काम कर चुकी हैं तो माना जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। लीगल फॉर्मेलिटी पेंडिंग होने से कोई मतलब नहीं है। तो ये असेट आपके लिए अब असेट नहीं है, बी की बुक्स में असेट होगी। बी ने खरीदी तो बी से असेट के तौर पर शॉक करेगा जो फ्यूचर में उसे कोई बेनिफिट देगी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं कि अगर दोनों पार्टीज़ ने अपना काम कर दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म मान लिया जाएगा, भले कोई लीगल फॉर्मेलिटी पेंडिंग हो। As per this concept, the accounting treatment and presentation, the financial statement of transaction and event should be governed, उसे उस तरीके से देखा जाएगा by their substance, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। substance मतलब बैकग्राउंड देखा जाएगा, इंटेंशन देखी जाएगी पार्टी की, एंड नॉट मेरली बाय लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्मेलिटी से मतलब नहीं है, इंटेंशन पार्टी की ज़रूरी है, बैकग्राउंड देखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन, अपनी रजिस्ट्री नहीं हुई है, बिल्डिंग बेच दी है। इफ़ द फर्म हैज सोल्ड इट्स लैंड एंड बिल्डिंग, रिसीव कंसिडरेशन, पैसा भी मिल गया, बिल्डिंग बेच दी, एंड हैंडेड ओवर द पोजीशन टू द बायर, आपने उसका पोजीशन भी दे दिया बायर को, चाबी वगैरह सब दे दी। इट शुड बी रिकॉर्डेड सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसे सेल और लैंड बिल्डिंग माना जाएगा। सो द रिकॉग्निशन कैन नॉट बी पोस्टपोन, केवल इस बेसिस पे रिकॉग्निशन को पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, मतलब हम सेल नहीं मानेंगे ऐसा नहीं होगा, यानी सेल ही माना जाएगा। मेयर प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटी पेंडिंग, भले ही प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटी पेंडिंग है, इस आधार पे दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड। डीड मतलब एग्रीमेंट, भले ही सेल एग्रीमेंट की रजिस्ट्री नहीं हुई है, पर इस बेसिस पे हम पोस्टपोन नहीं करेंगे रेवेन्यू को, यानी उसे अभी इमीडिएटली बुक्स में एज ए सेल इनकम दिखाएंगे। अनदर एग्जांपल इज हायर परचेज। हायर परचेज मतलब जब किस्तों में आप सामान खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सामान खरीदते हो तो उसे हायर परचेज बोलते हैं, और जब आखिरी इंस्टॉलमेंट आप पे कर देते हैं तो आपके पास आ जाती है वो चीज़, लीगली आपकी हो जाती है। पर जैसे मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, 100 करोड़ की बिल्डिंग है, मैं हर साल 10-10 करोड़ की कैश दूंगा, 10-10 करोड़ की, और 10 साल बाद वो मेरे नाम होगी, तो क्या मैं 10 साल बाद उसे एसेट दिखाऊंगा? नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने सामने वाली पार्टी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं हर साल 10 करोड़ दूंगा, तो माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और मैं आज उसे अपनी बुक्स में एसेट दिखाऊंगा, भले ही वो लीगली मेरे नाम एसेट नहीं है अभी, जब तक मैं आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा वो एसेट मेरे नाम पूरी तरह से ट्रांसफ़र नहीं होगी। पर माना जाता है कि जब दोनों पार्टीज़ अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर चुकी हैं या करने की इंटेंशन रखती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नज़र में हो जाता है, तो मेरे लिए एसेट मानी जाएगी, भले अभी 90 करोड़ रुपये देना बाकी है, पर ये एसेट के तौर पे रिकॉर्ड होगी। इन केस एन एसेट इज एक्वायर्ड और हायर परचेज, अगर आप किस्तों में लेते हैं कोई प्रॉपर्टी, ऑनरशिप इज़ नॉट ट्रांसफ़र, अभी ऑनरशिप तो ट्रांसफ़र नहीं होती है, मालिकाना हक तो आपके पास नहीं आता है टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड, बट इट इज़ कंसिडर एज ए सेल इन द बुक्स ऑफ द सेलर, पर ये आपकी बुक्स में सेल दिखाई जाएगी, एंड परचेज इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेज, और हायर परचेजर की बुक्स में से परचेज के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।